सोचने से नहीं मिलते ख्वाहिशों के शहर, चलना पड़ता है उस यात्रा पे अडिग होके। और ऐसी प्रतिभा में आज हम सब के बीच किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रिंस एजू हब के डायरेक्टर सर या यूं कहें चेयरपर्सन हमारे बीच उपस्थित है आज की इस श्रृंखला में, मिस्टर पीयूष जी सुंडा सर, जिनको डॉक्टर साहब के नाम से भी हम सब जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू नरेश जी। यूथ आइकन मोटिवेशन चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने सीरीज में मुझे शामिल होने का मौका दिया। और जैसा कि आपने कहा कि ख्वाहिशों से नहीं मिलते शहर, सोचने से नहीं मिलती ख्वाहिशों के शहर, सोचने से नहीं मिलते ख्वाहिशों के शहर, बहुत अच्छी पंक्तियां आपने कही। और निश्चित रूप से सीकर शहर किसी समय हमारे लिए, आप ये मान लीजिए कि दिल्ली मेट्रो जैसे मेट्रो सिटी से कम नहीं था। गांव से शहर अगर किसी दिन आने का मौका मिलता था तो बड़ी खुशी होती थी कि सीकर शहर में जाकर आएँ, घूम कर आएँ। तो आज के दिन सीकर शहर में स्थापित होने का मौका मिला है, तो निश्चित रूप से इसमें हमारी पूरी टीम की मेहनत, अभिभावकों का आशीर्वाद और सबसे महत्वपूर्ण ऊपर वाले की कृपा दृष्टि रही कि आज इस ख्वाहिशों के शहर में हम स्थापित हो पाए। बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने बताया, और इसी पंक्ति को मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी हम सीकर से इधर बीकानेर से मूव करते हैं सीकर शहर की ओर, या उस रोड से जब अपन मूव करते हैं, तो जिस समय जो प्रिंस एजू हब जो इंस्टीट्यूशन है उसका एक पार्ट जो उस रोड को कवर करता है, उधर से निकलने पे शायद ऐसा ही लगता है कि ये कोई नया शहर आया है। उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर देख के शायद ये एक सपना आपने पाला होगा। और जिसको आपने अभी कहा कि सोचने से नहीं मिलती, चलना तो पड़ता ही है, वो कहानियाँ भी हमने आपकी जो चरित्रार्थ हुई है स्टेप बाय स्टेप, वो भी हमने इसको बड़ी एक एक स्टेप से देखने का हमें मौका मिला, इतना नज़दीक ये शहर होने के कारण। और उधर से यदि कोई गुजर जाता है तो बाद में उसकी ख्वाहिश नहीं रहती कि शायद मैंने सीकर शहर को नहीं देखा होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हमें उधर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है वो देखने के बाद मिला है। तो सर, हम आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपका ये जो ड्रीम था, वो उस ड्रीम तक पहुँचने से पहले आपके क्या ड्रीम थे? मीन्स हम आपके इंट्रो के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, और फिर आगे का आज जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं होके जो रियल प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानना चाहेंगे। नरेश जी, ये काफ़ी लंबी 20 ईयर्स की कहानी है। बिल्कुल। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस कहानी को मुझसे आप एक लाइन में, एक क्वेश्चन में पूछने की बजाय टुकड़ों में पूछें, ताकि मैं इसके संस्मरण यथास्थिति में 1 बाय 1 बता सकूँ। जैसा कि आपने बाईपास के कैंपस के बारे में बताया, तो निश्चित रूप से आपने जो पूछा कि आपका क्या सपना था, क्या प्लान था, तो मैं कहना चाहूँगा कि प्लान कुछ भी नहीं था। और मुझे एक लाइन बार बार याद आती है, डेस्टिनी कुड नॉट बी चेंज्ड। आप लगातार मेहनत करते जाएं, सपने देखें, लेकिन सपनों में ओझल होकर नहीं रहें, सिर्फ अपने काम में विश्वास रखते जाएं, साथ में विजन और मिशन बनाएं। तो निश्चित रूप से अगर आपके काम में दम है, जैसा आपने कहा कि अडिग होकर आप चल रहे हैं, और साथ में ऊपर वाले की कृपा दृष्टि है, तो आप जितना सोचेंगे उससे बेहतर आपको ऊपर वाला देता जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो पिछले 20 साल का सफ़र रहा है, शायद इन्हीं सब तथ्यों को समायोजित करने के बाद है कि सबसे ज़्यादा हमने काम पे ध्यान दिया। सेकंड, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई साहब जोगेंद्र जी सुंडा, जो इस एजुकेशनल सिस्टम के फाउंडर हैं, प्रिंस एजुकेशन हब के, उनकी जो अडिग नेचर है वो प्रिंस में को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी सहायक साबित हुई। और थर्ड थिंग जो मैंने कही, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि, जितनी मेहनत हमने की उससे 2 कदम आगे ही ऊपर वाले का आशीर्वाद हमें मिला है। और उससे पहले सर, हमने आपके बारे में कुछ जो आपकी जर्नी रही है, क्योंकि आप खुद आज जो हमारा चैनल का नाम है, यूथ भी हैं, आइकॉन भी हैं और मोटिवेटर भी हैं, तो ये तीनों आप में समाहित होते हैं। तो आपकी जो जर्नी रही है प्रारंभिक एजुकेशन से लेके यहाँ तक की, उसको थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। थैंक यू सर। मेरा ऊपर वाले ने इस सृष्टि में प्रवेश हमारे श्यामपुरा गांव में पापा जी गोपाल सिंह जी सुंडा और मम्मी जी श्रीमती मोहनी देवी के परिवार में मेरा जन्म हुआ। और मेरे पापा जी मिलिट्री रिटायर्ड हवलदार हैं, उस टाइम पे सर्विस में थे। मैं 3 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ, तो सबसे छोटा था, तो
निश्चित रूप से परिवार ने अच्छी तरह लालन पालन किया, लेकिन तीसरे नंबर पे लालन पालन पहले नंबर की तुलना में कुछ कम होता जाता है। तो मेरी मम्मी जी अक्सर बताया करती हैं, जैसे हमारे छोटे बच्चों का जब लालन पालन हो रहा है तब मम्मी जी बताया करते हैं कि डॉक्टर को तो जब जन्म हुआ था, छोटा था, तो गांव में जो जोहड़ी थी, जंगल था, उसमें ईंट बनाने का काम हमारे परिवार ने, दादाजी ने किया था। तो ईंट बनती थी तो कजावे पे सब लोगों को सुबह जल्दी जाना होता था, और वहाँ गांव के उस जोड़े में एक कैर का पेड़ था, दादा वाला कैर बोलते थे उसको। उस कैर के नीचे एक छोटा सा खड्डा बनाकर मम्मी जी मेरे को एक कपड़े में लपेट के सुला देते थे, और जब मैं चिल्लाता था या घंटा 2 घंटा हो जाता था तब कहते थे कि भाई उसको दूध और पानी पिला के आओ। तो वो ईंट कजावे पे चिंते बनाते हुए बीच में आके मेरी फीडिंग करवाते थे। तो वो दिन जब मैं मम्मी जी से सुनता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अपन दोहरी दुनिया को देख रहे हैं। अपन ने वो जीवन भी जिया है जो गांव में कैर के नीचे, आज के ज़माने में आज के बच्चे को अगर रख दिया जाए तो शायद उसको आधे घंटे में हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़े, क्योंकि बहुत सॉफ्ट नरिशमेंट होने लग गया। वो जो कठिन कठोर पालन पोषण हुआ था, कठोर वातावरण था, शायद उस वातावरण की मजबूती आज तक आगे बढ़ा रही है। वहाँ जन्म लेने के बाद मैंने गांव की प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव की सरकारी स्कूल श्यामपुरा में की। पालवास से थोड़ा आगे है, इधर से सालासर रोड पे सियोट जाते हैं तो सियोट से साइड में निकलता है श्यामपुरा पश्चिमी। वहाँ की मिडिल स्कूल थी, वहाँ में मैंने प्राइमरी एजुकेशन ली, और मुझे आज भी बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट ही रहता था, कभी सेकंड नहीं रहा। उसके बाद में गांव की स्कूल से मेरे भाई साहब जोगेंद्र जी ने 8वीं पास की, मैंने 5वीं की। तो 9th में उनको बाहर डालना था, तो उनकी क्लास पूरी हो गई थी, इसलिए उनको कोठारी, जो सिक्कर से सालासर रोड के ऊपर नेछवा और गनेडी शहर के बीच में स्थित है, वहाँ उनका एडमिशन करवाने का निर्णय हुआ। तो मैं होशियार की पूछड़ी बन के उनके साथ हो गया कि भाई मैं भी बाहर पढ़ूंगा, जबकि गांव में स्कूल थी। लेकिन मैंने माना कि इसको बराबर टॉप किया, तो अब बाहर जाकर देखते हैं कि टॉप करना कैसा होता है और कितना मुश्किल होता है। तो मैंने भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया, और पापा जी फौज में थे तो छुट्टियों में आए हुए थे, तो हमारे रिक्वेस्ट को मानते हुए उन्होंने हम दोनों का एडमिशन कोठेरी स्कूल में करवाया। और वहाँ की जो शुरुआती जर्नी थी वो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मोटिवेशनल थी, और मैं मानता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि ईश्वर की कृपा दृष्टि ऐसी रही कि बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक वहाँ बनी। शुरुआती दिनों में एडमिशन के बाद हम वहाँ जब हॉस्टल में जाने वाले थे तो हमने लगभग 15-20 दिन तक हमारे बैग अटैची उसको व्यवस्थित किया, बक्से को एक एक सामान जोड़ा, और बड़ा चाव था कि हॉस्टल में जा रहे हैं। आप जिस हॉस्टल में गए वहाँ मैंने आज तक मेरे जीवन में शायद जितनी भी संस्थाओं के बारे में सुना है, एकमात्र संस्था ऐसी देखी है जहाँ साल में 3 दिन ही एडमिशन होते थे। उस टाइम पे जून के महीने में शायद 26, 27, 28 जून को ही एडमिशन होते थे, और 3rd डे एडमिशन मिड डे में ही क्लोज हो जाते थे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन थे, लेकिन 3rd डे इतना रस रहता था कि एडमिशन क्लोज हो जाते थे। तो ऐसी जगह हमने एडमिशन लिया। उस टाइम पे देखा जाए तो बहुत ही सामान्य परिवेश के लिए अप्रोचेबल संस्था वो थी। शुरुआत में 200 के आसपास रुपए टोटल फीस के, ट्यूशन फीस के ऐसे जमा होते थे, और 100 वो ट्यूशन फीस के कितने पैसे थे मुझे पूरा ध्यान नहीं है, 100-200 रुपये हो सकते हैं। 160 रुपये महीने के हॉस्टल फीस जमा होती थी खाने के लिए। तो उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने 170 रुपये की, ऐसा वो चला, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए हाईली अप्रोचेबल था। उस हॉस्टल में बड़े जोश के साथ गए, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक कमरे में हम लगभग 30 बाई 10 का जो कमरा होता था, लगभग 30 बाई 10 फीट का, उसमें हम लगभग 15 बच्चे रहते थे। 30 बाई 15 मीन्स एक बच्चे को 2 फुट जगह मिलेगी। और यहाँ तक स्थिति हो जाती थी कि एडमिशन्स का रस होता था तो बक्सा है वो भी रूम के अंदर नहीं रखते थे, बाहर रखना होता था। गद्दा जो हम बना के ले जाते थे, बच्चे को बिस्तर ले जाना होता था, तो हमारे पापा जी ने वहाँ की जानकारी आप पूरी लेने के बाद हमें 2-2 फीट के गद्दे बना के दे दिए ताकि वहाँ बिछाने में दिक्कत नहीं हो। साथ में किसी कमरे में फैन नहीं होता था, टेबल चारपाई दोनों ही नहीं थी, नीचे ही सोना होता था। लेकिन उस संस्था का नाम बहुत ज़्यादा फेमस था, पढ़ाई में भी और अनुशासन में भी। वहाँ जाकर हमने देखा तो शुरू में जैसे मैंने कहा कि 15-20 दिन हमने तैयारियाँ की, लेकिन 2-3 दिन में जो
हाई जोश था, हाउ इज द जोश हाई सर। तो जो हाई जोश था वो डलते डलते एकदम धरातल पे आने लग गया। और ये स्थिति होती थी कि शाम को प्रेयर असेंबली होती थी हारमोनियम पे, तो उस हारमोनियम की प्रेयर असेंबली में जो ही हारमोनियम बजता था तो ही आंसू टपक टपक उस राग के साथ ही नीचे आते थे। बड़ा अकेलापन सा फील होता था इतनी भारी भीड़ में। तो मैं और भाई साहब दोनों बाहर निकल के वहाँ बरामदे में पिलर्स थे उनके बाएं डाल के रोया करते थे। फिर हमने डिसीजन किया कि यहाँ तो पढ़ेंगे नहीं, मामला बैठने वाला नहीं है, जोश एकदम हाई से लो हो चुका है। तो मैंने भाई साहब आपस में डिस्कशन किया कि यहाँ से भाग चलते हैं, छुट्टी तो मिलेगी नहीं, गाड़ियाँ भी सामने तो बैठने का मौका मिलेगा नहीं, नेछवा गांव चलकर वहाँ से गांव पकड़ लेते हैं। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ मतलब ईगो में रहने वाला इंसान रहता था। तो मैंने भाई साहब को कहा कि देखो मैं तो यहाँ ज़बरदस्ती आया हूँ, वहाँ गांव में छठी की सुविधा थी और आपको ज़बरदस्ती डाला गया है, तो अच्छा रहे कि आप भग लो, मैं जाऊँगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ज़बरदस्ती आया हुआ भी आदमी भग रहा है। तो आप जाके घर चले जाओ और मम्मी जी को पूरी रिपोर्ट दे देना, रिपोर्ट भी बढ़िया वाली दे देना, बढ़िया वाली, बिल्कुल, जिससे मतलब 3 लाइनों में मामला बैठ जाए, दिमाग में फिट हो जाए कि वापस निकाल के लाना है। तो भाई साहब वहां से रवाना होके घर पहुंचे और घर पे देखा मम्मी जी ने चेहरा देखते ही कि 2 दिन पहले छोड़ के आए थे, 3 दिन पहले, और यहाँ पहुंच गए क्या। तो भाई साहब ने रोना धोना शुरू किया और कहा कि देखो न तो कोई पढ़ाई का नाम है वहाँ, न वहाँ कोई व्यवस्था है, खान पान तो कुछ है ही नहीं, सुबह सब्जी रोटी मिलती है, शाम को सब्जी दाल मिलती है, ये वास्तविक स्थिति थी, दिन में नाश्ता नहीं था, लेकिन पढ़ाई और अनुशासन नो डाउट बहुत अच्छा था। तो उन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग पेश की जिससे विड्रॉ कर लिया जाए। मैं मानता हूं कि हमारे मम्मी जी का उस टाइम जो डिसीजन था वो आज की हमारी पोजीशन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन बनाने वाला था। आज के दिन देखते हैं कि इतनी रिपोर्टिंग जब हो जाती है तो पेरेंट्स तुरंत पिघल जाते हैं और इमीडिएटली बच्चे को विड्रॉ कर लेते हैं। बच्चे भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गए। ऐसी स्थिति होती है तो हम खुद ही कहते हैं ठीक है इसको ले जाओ, 15 दिन देख के हमने ट्राई कर लिया, ये सेट नहीं हो रहा, इसको ले जाओ, स्वयं हम भेज देते हैं। उस टाइम मम्मी जी ने सोचा इस चीज़ पे, और मेरे मम्मी जी अनपढ़ रहे हुए हैं लेकिन आईक्यू उनका बहुत अच्छा। और कई बार हम घर में बातें करते हैं कि मम्मी जी अगर आप पढ़ लेते तो इस टाइम शायद किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, बहुत अच्छा आईक्यू उनका है। तो उन्होंने सोच विचार के भाई साहब को एक ही लाइन कही कि देखो ऐसा है, आपके पापा जी ने तो करवा दिया एडमिशन, अब वापस निकालेंगे तो गांव में ये कहेंगे कि वो फौजी तो पढ़ाना चाह रहा था, और उसकी इन बच्चों की जो माँ है उसने पैसे के लालच में इनका एडमिशन वापस निकाल लिया, इसलिए गांव में इज्जत खराब हो जाएगी। उन्होंने भाई साहब ने थोड़ा और सम्मोहित करने की और थोड़ा और मतलब मानसिक रूप से उनको प्रभावित करने की कोशिश की। तो मम्मी जी ने एकदम स्ट्रिक्ट होकर फाइनली एक ही लाइन कही, चाहे कुएं में जाओ चाहे खड्डे में, 1 साल तो आपको वहीं पढ़ना है, और अगर ऐसी कमजोर संस्था है तो अगली साल वहां पर से बिल्कुल भी लगाएंगे नहीं। ये निर्णय करके वो उस टाइम आटे का मगध बनता था जिसमें घी नहीं होता था, आटा गर्म करके भून के चीनी डाली जाती थी, घी का बचाव किया जाता था, उस टाइम बचत की जाती थी। वो मगध और शक्करपारे वो बनाकर माताजी भाई साहब को साथ लेकर वहाँ हमारे स्कूल पहुँचे। मैं वहाँ तैयार हो रहा था बच्चों को कह के भाई 1-2 दिन में हमारी तो टिकट फाइनल होने वाली है, हम तो निकलेंगे, तो आप अपनी व्यवस्थाएं देख लेना, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसे मैं खुश हुआ, इंतजार में बैठा था भाई अब रवानगी का टाइम होता है। तो माताजी जो ही आए तो हम बड़े खुश हुए और मैं भाग के गया। भाग के जाते ही बैठा, थोड़ा रोना धोना किया, वहाँ एक शीशम का सिरस का पेड़ था, उसके नीचे हम बैठ गए। बैठ के फिर अचानक मैंने देखा तो मेरी आंखें ऐसे हो गई कि क्या हो रहा है। मैंने देखा मम्मी जी ने थैला खोला और थैले में से शक्करपारे निकाले और मेरे को खाने के लिए दिए। वो शक्करपारे देखते ही मेरा जो जोश था कि आज तो रवानगी है वो पूरा डाउन हो गया कि अगर यहाँ से निकलना ही है तो ये शक्करपारे और मगध किस लिए आए। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे पूरा हिंट लग गया। मम्मी जी ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाया। वहाँ एक मेरा एकदम छोटा सा साथी वहाँ था, अभी प्रिंसिपल लगा हुआ है चंद्र सिंह सारडी, इधर शायद नागौर या जोधपुर में कहीं लगा हुआ है, वो भी मेरे साथ आया। तो वो उस टाइम शरीर में बहुत छोटा था, मेरे से शायद 70% ही था। उसको मम्मी जी ने पूछा भैया आवड़े को नहीं आवड़े, तो चंद्र सिंह सारडी ने जवाब दिया कि आवड़े तो को नहीं पण काई करो जाए आवड़ाणु पड़सी। हमारे माताजी ने चंद्र सिंह की लाइन को पकड़ लिया और कहा देखो इतना छोटा सा लड़का है,
वो ये बात कह रहा है तो आपको भी मजबूत होना चाहिए। ये कह के हमें वहाँ छोड़ दिया। उसी दिन से निर्णय कर लिया कि रहना पड़ेगा। महीने भर में जाके वहाँ सेट हुए। वो संस्थान हमारे लिए लाइफ चेंजिंग रहा। वहाँ का जो स्ट्रिक्ट वातावरण था, उस वातावरण में हमें बहुत मजबूती मिली। बिना पंखे के रहना, सुबह सब्जी रोटी, शाम को सब्जी दाल, बीच में कोई नाश्ता नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, पढ़ाई के अलावा और डंडे के अलावा कोई काम नहीं। वहाँ हमने पढ़ाई की और मैंने मेरा टेम्पो और अच्छा बढ़ाया। जैसे मैंने कहा मैं 5th तक क्लास में टॉपर रहा, वैसे मैंने 10th तक वहाँ पढ़ाई की। 10th तक मैंने कंटिन्यूस वहाँ क्लास को टॉप किया। और भाई साहब ने वहाँ 9th में गए तो वहाँ 9th में कुछ पढ़ाई की और वहाँ 9th में 50% बच्चों को फेल किया कर देते थे। 10th का वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट जाता था, लेकिन 9th क्लास में 50% को बलि का बकरा बनाना पड़ता था, तब रिजल्ट हो जाता था। तो उस 50% में भाई साहब पास हो गए थे, वो एक बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद 10th में उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया तो और अच्छी सक्सेस मिली। 11th-12th तक उन्होंने वहाँ हर साल प्रोग्रेस की। और वो देखो, जो पास होने वाली स्थिति थी वो 12th क्लास तक उनके ह्यूमैनिटीज आर्ट्स था, क्लास में उनकी 2nd रैंक बनी। और वहाँ सबसे ठीक अच्छे माने जाने वाले स्टूडेंट को स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष नॉमिनेट किया जाता था, नामांकित किया जाता था। तो मैं तो वहाँ से 10वीं करके साइंस लेने के कारण वहाँ से विड्रॉ हुआ था और भाई साहब ने 12वीं वहाँ से की। और 4 साल में उन्होंने अपनी छवि वहाँ इस तरह की बनाई 9, 10th, 11th, 12th में प्रोग्रेस, व्यवहार और सब चीज़ों से, कि फाइनली उनको 12वीं क्लास में संस्था प्रशासन के द्वारा स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष नामांकित किया गया। ये सिर्फ एक नॉमिनेशन की पोस्ट होती थी जहाँ पंचायती वगैरह का कोई रोल नहीं था। एक डेकोरम और एक डेजिग्नेशन दिया जाता था, सम्मान बढ़ता था उसका। अध्यक्ष का 15 अगस्त 26 जनवरी को चीफ गेस्टों के साथ बैठाया जाता था, भाषण होता था। तो उन्होंने वहाँ तक का सफ़र कोठियारी के माध्यम से तय किया। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं आपके आगे के क्वेश्चन से पहले कोठियारी तक की जर्नी रखना चाहूँगा। आज भी इस चीज़ को मान रहा हूँ। वहाँ के गुरुजी बसंत जी जोशी, नथमल जी शर्मा, स्वामी जी जगदीश जी शास्त्री, ये सभी हमारे मुख्य प्रबंधन में थे। प्लस हमारे पढ़ाने वाले बहुत सारे शिक्षक मानव, जगदीश सिंह जी, राजपूत सिंह जी गुरुजी जिनको बोलते थे, मुकेश जी बिजारडिया, बहुत सारे हमारे गुरुजी थे जिनका हमें सानिध्य इस तरह का मिला था, जिसके कारण हमने बहुत अच्छी मानसिक मजबूती, बहुत अच्छा एकेडमिक तैयार किया था। और वही आज की जो स्थिति है उसका फाउंडेशन पूरा का पूरा वही बना था। बिल्कुल, बहुत अच्छी जर्नी। और आज के टाइम के तो सर इसको यदि कंपेरेटिवली अपन देखें तो इतने सेंसिटिव स्टूडेंट्स हो गए हैं। शायद पीटना और जो डंडे की स्टोरी है जिसके लिए कहा जाता था कि छड़ी छोड़ दोगे तो बालक बिगड़ जाएगा, वो स्थिति तो बहुत दूर की बात है, कुछ कहा भी जाता है। और ऐसी आपने जो सिचुएशन बताई कि बच्चे को यदि बाय फोर्स पेरेंट्स छोड़ना भी चाहें तो इमोशनली आज के टाइम में इतनी जो सेंसिटिविटी काफ़ी हो चुकी है। तो आपको और उन परिस्थितियों में से जो निकला है, जैसे कहा भी जाता है कि जो पत्थर पीटने से या उसको तराशने से टूट जाता है तो वो मूर्त का रूप नहीं ले पाता। और वहाँ से भी जो आपने जोगेंद्र सर के बारे में जो बताया, जो नॉमिनी जिस चीज़ के लिए, इसके लिए भी अपन कह सकते हैं थोड़ा सा जो अपने गांव की भाषा में कि सपूत के जो पैर होते हैं वो पालने में दिखाई देने वाली सी बिल्कुल चरित्रार्थ कहावत यहाँ होती है। तो ये जो आपकी जो बेस जिसको कह देते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि ये जो कंगूरा इतना ऊंचाई के ऊपर जो इतना चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका पूरा का पूरा आधार उस नींव के ऊपर है। वो प्रिंसिपल्स, वो हमारे एथिक्स और जो हमारी हार्डशिप है वो आज कहीं ना कहीं हमें इसका बेनिफिट दे रही है। तो सर इसी जर्नी में जो आपकी ये जर्नी थी, जो आपने साइंस की तरफ फिर मूव किया, सर उधर ह्यूमैनिटी की तरफ थे, तो आपने साइंस के समय उस समय कुछ जो आज तो इतना करियर गाइडलाइन का पेरेंट्स का इतना रहता है, तो आपका उधर से फिर साइंस के मूव और फिर उधर MBBS ये कैसे मूव हुआ? बचपन से ही बस ऐसे ही चारों तरफ सुन के लग रहा था। क्लास में हमेशा टॉपर रहते थे। कोठियारी में भी जब मैंने 10th क्लियर किया था तो उस टाइम तक के 10th में मेरे हाईएस्ट नंबर स्कूल के रिकॉर्ड में रहे हुए थे। तो दिमाग में एक ही चीज़ चारों तरफ सुन के जची हुई थी कि डॉक्टर बनना है। कैसे बनना है, क्या बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रखा था। डॉक्टर बनना है इतना सोचा था। तो 10th करने के बाद दिमाग में था कि डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी लेना होता है। उस टाइम हम सीकर में गिनी चुनी सुविधाएँ थी, इस्लामिया स्कूल और SK स्कूल था। तो SK स्कूल में हम एडमिशन के लिए गए थे। उस टाइम कोठियारी रिमोट एरिया होने के कारण वहाँ डाक से मार्कशीट लेट पहुँची थी, तो हम एडमिशन में लेट थे। तो एडमिशन के लिए जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि एडमिशन बंद हो गए। तो हमने कहा सर हमारी मार्कशीट लेट आई थी।
तो वहाँ गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि 60% है क्या? तो भाई साहब ने बताया कि नहीं, इसके बहुत अच्छे परसेंटेज है, मेरिट के नज़दीक रहा हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एडमिशन हो जाएगा। तो 2 साल SK में पढ़ाई की, साथ में कुछ ट्यूशन्स का भी सहारा लिया। तो वहाँ मेडिकल के बारे में और ज़्यादा जानने लगे। चारों तरफ साथ के बच्चे मेडिकल की तैयारी करते थे, लेकिन 12वीं तक ऐसा नहीं था कि कैसे तैयारी करनी, क्या करनी। एक आधी मेडिकल की बुक ले ली थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया था उस टाइम। इससे ज़्यादा कोई मार्गदर्शन भी नहीं था, दिमाग में इतना ही था डॉक्टर बनना है। SK से 12वीं करने के बाद ये था कि अब PMT की तैयारी करनी। तो हमने मेडिकल की तैयारी की और तैयारी में भी खूब अच्छी मेहनत की, तो उससे हमें सिलेक्शन मिल गया। और सिलेक्शन में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर मिला, जो उस टाइम पे टॉपर्स की चॉइस माना जाता था। SMS में जो कैरियर था, उस दौरान SMS जब मैं गया था उससे 1 साल पहले भाई साहब ने यहाँ पे स्कूल की शुरुआत कर दी थी। यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि स्कूल की शुरुआत कैसे हुई। तो हमारे पापा जी जब मिलिट्री से रिटायर हुए थे तो उनको शायद 1.5 लाख रुपए पेंशन की राशि मिली थी। आजकल तो भविष्य में ये भी बंद होने वाली है, तो पता नहीं हम जैसे परिवारों से जो निकलने वाले हैं उनके लिए पेंशन की राशि जो आगे के लिए बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार करती थी, वो शायद भविष्य के लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो उस 1.5 लाख रुपए में से पापा जी ने 1.25 लाख रुपए का यहीं पालवास रोड पे पीछे की गली में एक प्लॉट ले लिया था। और सिर्फ इसलिए ले, उसमें मकान भी बने हुए थे, पुराने मकान थे, इसलिए ले लिया था कि ये बच्चे आप सीकर में पढ़ाई करेंगे तो किराए के मकान में नहीं रहना होगा। तो उस प्लाट में भाई साहब कुछ समय रहे और रहने के बाद में उन्होंने BA फाइनल ईयर में बिना किसी की स्वीकृति के ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवा प्रस्थान लगा दिया था। हमारे पापा जी के दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ थी कि बेटे अफसर बनने चाहिए। फौज में एक आदमी अपने ऑफिसर्स को इतने सैल्यूट लगाता है कि ऑफिसर से बड़ी पोस्ट वहाँ पे कुछ भी नहीं होती। तो पापा जी कहते थे कि आपको हमेशा ऑफिसर ही बनना है। मैं जब डॉक्टर की कहता था कि तो कहते थे कि डॉक्टर बन जाना, लेकिन डॉक्टर भी फौज का बनना, क्योंकि मरीज आएगा वो भी सैल्यूट मारेगा। तो उनके दिमाग में ऑफिसर का था। फिर भाई साहब के दिमाग में कहीं से चारों तरफ से मोटिवेशन होकर स्कूल की प्रेरणा मिली। तो BA फाइनल में उन्होंने बिना सहमति के संस्थान शुरू की। शुरुआती टाइम बहुत ज़्यादा टफ था, पापा जी को भी शुरुआत में बहुत गलत लगा। 6 महीने बाद वो सपोर्ट में वापस साथ हो गए। तो शुरुआती 3-4 साल शायद इतने कठिन थे कि मेरे भाई साहब की जगह कोई और आदमी होता तो शायद 1-2 साल में प्लान कर देता। और इवन मैं कहता हूँ कि वहाँ मैं होता तो मैं भी प्लान कर देता, क्योंकि बच्चे नाम मात्र के जुड़ते थे, इकोनॉमी कुछ थी नहीं, फीस का कोई मतलब नहीं था, संसाधन नहीं थे। 2 जने मिलकर पहली साल बच्चों को पढ़ा रहे थे, 35 बच्चे पहले साल जुड़े थे। 4-5 साल का जो संघर्ष रहा उसमें एक करके बच्चे जुड़ने लगे, बढ़ने लगे। और उस संघर्ष के बाद थोड़ी सकारात्मकता लगने लगी। और सकारात्मकता के बीच में कुछ पॉइंट ऐसे आए, जैसे मैंने कहा ना, डेस्टिनी कुड नॉट बी चेंज्ड। तो कुछ पॉइंट ऐसे आए थे जो जिसमें ऐसा मौका मिला था भाई साहब को कि ये जो क्या कहते हैं कि वो एक गले में फांस डली हुई है, वो निकलने के मौके आए थे, जिस टाइम भाई साहब ने सोचा था कि अब की बार ये अपनी फांस हट जाएगी। तो उसके बीच में भाई साहब का एक बार पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था, एक बार CDS के लिए इंटरव्यू कॉल हुआ था। उस दौरान उनको लगा कि भाई ये चीज़ अपनी छूट जाएगी, अपना सिलेक्शन हो जाएगा, इसको बंद अपन कर देंगे। लेकिन डेस्टिनी कुड नॉट बी चेंज्ड, ऊपर वाले को ने और जगह लिख रखी थी। तो उन दोनों ही जगह फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब फाइनली इसी संस्था को चलाना है। उन्होंने और अच्छी मेहनत की, समय के साथ चीज़ें जुड़ती गई, आगे बढ़ती गई। बिल्कुल सर, पूरी की पूरी जो स्टोरी है आज, जो रियल में हमारी जो वास्तव में जो यूथ और आइकॉन मोटिवेशन की जो चीज़ थी, पूरी की पूरी उसी वे में हम 0 लेवल से जो कहानी सुनते आ रहे हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन की बात हो या आपकी और जोगेंद्र जी सर की कहानी हो। ये कहानी जब आंखों के सामने से, वो जिस समय का वो समय जब आंखों के सामने आता है तो वो रोमांच शरीर में हमारे खड़े कर देता है, जिसको जब याद करते हैं तो जहाँ भी अब के समय में यदि कुछ अप एंड डाउन्स आते होंगे, क्योंकि जैसे जैसे कारवां बनता है तो विजनरी लोग जुड़ते हैं तो उसमें कुछ अप एंड डाउन्स की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि अपन ने संघर्ष की कहानी की बात की, तो
उन चीज़ों को देख के हमें और ज़्यादा सिंबल मिलता है कि हम जब उस समय में सरवाइव कर गए तो आज तो उसमें से सरवाइव करना, परिस्थितियां अलग हो सकती है और चैलेंजेस अलग टाइप से हो सकते हैं, लेकिन जब उस जर्नी से अपन निकले हैं तो शायद ऐसा नहीं कि अपन कहीं रुक सकते हैं। और वो हम आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी जर्नी यहाँ जो हम देख रहे हैं और जो हमने कहा कि यदि उधर से गुजरे चाहे सीकर शहर से गुजरे, शहर का आधा हिस्सा यही लगता है कि इधर ही शायद समाप्त हो रहा है शुरू होके। तो उसी जर्नी में आज यदि हम प्रिंस को देख रहे हैं, जो विजन उस समय का था, तो आज के जो इंस्टीट्यूशन का स्वरूप है वो कैसा है? जैसा कि सर आपने कहा कि भाई एक अलग दुनिया दिखती है, तो हम तो यहाँ रोजाना रहते हैं तो हमें तो अलग दुनिया नहीं दिखती, लेकिन बाहर से जो लोग पधारते हैं, इवन बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं, बड़े राजनेता भी आते हैं, बड़े ऑफिसर भी आते हैं, शिक्षाविद भी आते हैं, उनमें से जो भी पहली बार आता है तो शायद पहली बार आता है तो ऑलमोस्ट हर आदमी के मुंह से यही लाइन निकलती है कि हमने सोचा नहीं था कि सीकर में ऐसी संस्था और ऐसा कैंपस, ऐसा वातावरण, ऐसा सिस्टम और ऐसे एकेडमिक रिजल्ट्स होंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था। बड़े बड़े लोग संस्था की कैंपस में कई बार पहले पधारे हैं और कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हमें लगता है कि हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए। राजस्थान में जब हम आ रहे थे तो इधर से गुजर रहे थे तो लग रहा था कि डेजर्ट जोन में आ गए, और अचानक हम प्रिंस में घुसे तो लगा कि हम किसी विदेशी सिस्टम में घुस चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये देसी सिस्टम है, लेकिन विदेशी स्वरूप में, जो डेवलप्ड स्वरूप होता है उसमें। और उसके पीछे भी मुख्य कारण ये रहा है कि आज के दिन जो मैंने बताया कि 30 बाई 10 फीट के कमरे में हम 15 बच्चे रहते थे, वैसे सिस्टम को अभिभावक स्वीकार नहीं करते। और हमारा ये मानना है कि अपने को उसी धारा में चलना है जिसमें अभिभावक स्वीकार करते हो। नदी के विपरीत धारा बड़ी चैलेंजिंग चीज़ लिखी जाती है, लेकिन आज का जो जमाना चल रहा है उसमें अगर आपके पास सकारात्मक चीज़ें आप पेश कर सकते हो तो क्यों नहीं धारा में चला जाए, आपका बहाव, आपकी दौड़ स्पीड और ज़्यादा होगी। तो आज के दिन अभिभावकों की डिमांड है, पहली डिमांड तो हमेशा, चाहे कितने भी सक्षम परिवार का, कितने भी हाई प्रोफाइल का, पैसे वाले का बच्चा हो, आज के दिन हमेशा पहली चीज़ ये देखी जाती है कि पढ़ाई कैसी है। तो पढ़ाई का सिस्टम हमने शुरू से ही नंबर 1 बना रखा है और वो आज के दिन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। हर साल आप देखो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वहाँ ऑल इंडिया लेवल देखो चाहे स्टेट लेवल देखो, प्रिंस के बच्चे हमेशा टॉपर में मिलते हैं। और इवन जब भी रिजल्ट आने वाला होता है तो मीडिया के और सभी मतलब आमजन का भी रुझान रहता है कि प्रिंस के टॉपर बच्चे का क्या रहा, या टॉपर्स में प्रिंस का बच्चा कहाँ है। तो ये सब स्थिति अच्छे एकेडमिक के कारण बनी है। उसके बाद में हमने ये देखा कि समय के साथ हर अभिभावक अपने बच्चे का लालन पालन, चाहे वो किसान ही क्यों नहीं हो, आज के टाइम पे बहुत सॉफ्ट नरिशमेंट कर रहा है, बहुत ही सॉफ्ट पालन पोषण हो रहा है। सक्षम लोगों में 100 में से 99 का सॉफ्ट पालन पोषण हो रहा है। 1% ही कोई रिजिड दिमाग वाले हो सकते हैं जो कहते हो कि शुरू से ही मेरे को इसको फौजी लाइफ स्टाइल सिखानी है, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। हमारे साथी प्रदीप जी ठाकुर हैं, वो जरूर बच्चों को शुरू से ही कमांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन 100 में से एक भी मुश्किल मिलेंगे। तो हमने सोचा कि जब बच्चों का लालन पालन इतना सॉफ्ट हो रहा है और अपने पास अगर संसाधन होंगे तो ही वो बच्चा यहाँ ढल पाएगा, अन्यथा तो वो 2 दिन ही रुक नहीं पाएगा। प्लस ये भी आज के दिन साइंटिफिक है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ सराउंडिंग जितना कूल कंफर्टेबल होगा, जितना मेंटली एक्सेप्टेबल होगा, आपके ब्रेन की रिटेंशन पावर, एनालिटिक पावर, ग्रेस्पिंग पावर सब बढ़ेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अच्छे एकेडमिक्स, अच्छे टीचिंग स्टाफ के साथ सराउंडिंग का वातावरण है वो सारा वर्ल्ड क्लास तैयार किया है, ताकि बच्चा मेंटली एकदम वातावरण से प्रसन्नचित हो रहा है कि मैं अच्छे वातावरण में, अच्छी हवा में बैठा हूँ, खुली जगह में बैठा हूँ। साथ में इसलिए हमने ज़्यादातर कैंपस सेंट्रली एयर कूल्ड और इवन कुछ एयर कंडीशनड भी बना रखे हैं जिसमें बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। उसके बाद में चीज़ें आती हैं खान पान की। हॉस्टल्स में खान पान पे लोगों की तरह तरह की नज़र और कमेंट रहती है, तो हॉस्टल के खान पान को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एसी हॉस्टल्स और एकदम नॉन टचिंग कुकिंग सिस्टम ऑटोमेटिक प्लस अच्छे मेनू के साथ भोजन का सिस्टम रखते हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो बच्चे IITs, मेडिकल कॉलेज, सिविल सर्विस में जाते हैं, NDA में जाते हैं, वो बच्चे भी कहते हैं कि सर प्रिंस वाला सा खाना हमें आगे जाकर नहीं मिल पा रहा है। तो वो खाने की क्वालिटी हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हर साल बढ़ती जा रही। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है स्पोर्ट्स।
बच्चे के डेवलपमेंट में मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स होना बेहद ज़रूरी है। मैंने मेरी MBBS और PG तक कभी खेल के मैदान में एंट्री नहीं की। UG PG तक हमेशा पढ़ाई तक, काम तक ही सीमित रहे। उसके बाद में यहाँ संस्था में फुल टाइम जब रहने लगे तो बच्चों के साथ मैंने खेलना शुरू किया। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स बच्चे के लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए। जो बच्चा स्पोर्ट्स में लिमिटेड सक्रिय है, लिमिटेड मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में लिमिटेड सक्रिय है, उस बच्चे की पढ़ाई में भी आउटपुट बढ़ती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने प्रिंस में आज के दिन हर स्पोर्ट्स का कोर्ट और हर स्पोर्ट्स का कोच रख रखा है। अब मैं कंक्लूजन के लिए कहूँ तो हमने एकेडमिक्स, इंफ्रा, कंफर्ट जोन, मैथ्स, स्पोर्ट्स जो एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, उन सबको वर्ल्ड क्लास स्वरूप देने की कोशिश की है और उस कोशिश में हम लगभग सफल भी हुए। बारीकी से हमने सिस्टम को समझा और सुना, और जैसा कि अक्सर हम आपके सराउंडिंग में जो भी प्रिंस एजू हब से होके गुजरे हैं, जिनसे यही शब्द हमें उनसे भी सुनने को मिलते हैं, और उसमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ जो एकेडमिक अपन देखें तो हाईएस्ट स्कोर इंडिया लेवल के जब अपन बात करें, चाहे राजस्थान बोर्ड की बात करें या दूसरे जितने भी रिजल्ट, चाहे मेडिकल साइड के हो, इंजीनियरिंग से हो या NDA या डिफेंस की अपन बात करें, इन सब रिजल्ट के साथ जो पहले जो आवश्यकता है वो सर ने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा, एकोमोडेशन के बारे में कहा, फूड के बारे में कहा, इन सब के साथ जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अच्छी फैकल्टीज़ के साथ जो मिल रहा है, उसमें सर आज के हमारे इंटरव्यू का जो थोड़ी सी मेन थीम है, हम उसकी ओर अब मूव करना चाहेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी, हमने थोड़ा सा ये कुछ हमें भी ऐसा लगा कि जहाँ पे भी आपके भी पर्सनली हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, पहले भी देखे हैं, हमें थोड़ा सा ये पॉइंट लगा कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिक थीम इसीलिए रखी कि सर से हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सुने जो ऐसी चीज़ों से वो प्रतिभाएं जहाँ जहाँ पहुँची हैं, तो उनसे हमारे सोशल अवेयरनेस और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट होकर वहाँ तक पहुँचे। उनको ऐसा लगे कि जब मेरे गांव से, मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ से यदि ऐसी ऐसी पोस्टिंग के ऊपर, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है उसको तो हो सकता है पता हो, लेकिन बाकी अवेयरनेस इतनी नहीं रहती है कि वहाँ से भी ऐसे, आज सिंपल सा कोई NDA के बारे में सोचना चाहिए, हो सकता है उसने आउटर सब सुन रखा हो, सब हो, लेकिन जब उसके सराउंडिंग से और आपसे और उस बच्चे से जब सुनते हैं तो वो एक अलग अनुभव होता है, जैसा आपने अपना अनुभव बताया। तो हम इस जर्नी को अब ले चलते हैं अपने इंटरव्यू की मेन थीम पे, और वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बाद जो बच्चों का सक्सेस रेशियो की ओर जब अपन मूव कर रहे हैं तो उसमें हम आपसे एक एक करके अपन जानना चाहेंगे, चाहे वो सिविल साइड की बात हो, मेडिकल साइड की बात हो, डिफेंस की बात हो, और यहाँ तक कि आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट एक सिलेबस का या इंटीग्रल पार्ट जो लाइफ का बताया, स्पोर्ट्स की बात हो, ये सब सुविधाओं के साथ हम उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में कुछ आपसे हर फील्ड के अनुसार जानना चाहेंगे। एजुकेशन एक ऐसी लाइन है जिसमें आदमी जितना अच्छा काम करेगा उसको भविष्य में, मतलब करंटली नहीं, करंटली सिस्टम नहीं, भविष्य में लाइफ लॉन्ग रॉयल्टी मिलती है। और यह हमें कई सालों से 1 बाय 1 फील होता गया कि हमने जो 10 साल पहले काम किया था, 15 साल पहले काम किया था, उसकी रॉयल्टी आज के दिन मिल रही है। रॉयल्टी का मतलब आप उस ठेके वाले पैसे से नहीं समझे, रॉयल्टी गुडविल, प्रशंसा के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो आज भी हमें मिलती जा रही है। हमने जब संस्था शुरू की तो शुरुआत में तो सिर्फ ये उद्देश्य था कि जमे, उसके बाद में हमने ये कोशिश की कि बच्चे अच्छी जगह निकलें, और आज के दिन हमारे संस्था के शुरुआती टाइम के बच्चे आज के दिन देश में सिविल सर्विसेज में हैं, तरह तरह के डॉक्टर्स, IITians, मल्टीनेशनल कंपनीज में लगे हुए हैं, NDA डिफेंस ऑफिसर्स बने हुए हैं, स्पोर्ट्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें पुरानी मेहनत की भी आज के दिन रॉयल्टी गुडविल के रूप में दिखती जा रही है। और इस संदर्भ में हर साल, पुराने सालों में ऐसे बच्चे निकले जो जिस टाइम पढ़ रहे थे शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था कि भविष्य में जाके क्या स्थिति पहुंचने वाली है। लेकिन आज के दिन बहुत सारे बच्चे प्रिंस के सिविल सर्विसेज में, IAS देख लें, RAS देख लें, और बड़े मैं फक्र के साथ बताना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे सिविल सर्विसेज में हैं जिनके यहाँ किसी टाइम सिर्फ झोपड़ियाँ थी। बिल्कुल। और जब वो प्रिंस में आए थे तो शायद उनके दिमाग में भी ऐसा नहीं था। मैं ऐसा एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। मिस्टर जब्बार हैं, भरतपुर की डीग कस्बे के एक छोटे से गांव के वो रहने वाले हैं, और मैं उनके घर भी गया हुआ हूँ। तो मैंने देखा घर पे सिर्फ छप्पर थे, और जब मैं गया था तो मुझे ध्यान है उनके पापा जी ने मुझे एक दूध का जंबो गिलास भरकर पिलाया था, पहली बार मैं मिला था।
और उन्होंने कहा था कि ये बच्चा आपको ही सौंपा हुआ है, आप ही इसके कैरियर का ध्यान रखें। वो बच्चा 2 साल यहाँ पढ़ा, अच्छी मेहनत उसने की, साइंस स्ट्रीम में रहा। बच्चा बाद में आगे जाके और अच्छी मेहनत करता गया और सिविल सर्विसेज में आईएएस में सिलेक्शन हुआ। जब्बार को एक संस्था के प्रोग्राम में हमने बुलाया, तो जब्बार ने कहा कि भाई मैं बचपन से ही होशियार था, हमेशा अच्छे मेरे मार्क्स आते थे, लेकिन जब मैं प्रिंस में आया तब मुझे ये पता चला कि आईएएस कोई बड़ी चीज़ होती है, इसलिए अपने को इंजीनियर की बजाय आईएएस बनना है। तो हमें सिर्फ इस चीज़ की संतुष्टि हुई कि उस बच्चे के जो संस्था ने दिमाग में एक चीज़ बैठाई कि सिविल सर्विसेज बहुत ही प्रोमिनेंट पोस्ट होती है, वो दिमाग में बैठाने का, उसका मार्गदर्शन करने का, टारगेट देने का काम सबसे पहले प्रिंस ने किया। और उस सबसे पहले जो प्रिंस ने जो उस मुहिम छेड़ी, उसको उस बच्चे ने अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ाया। और आज के दिन वो बच्चा कह रहा है कि मैंने सबसे पहले आईएएस बनने का प्रिंस के माध्यम से सोचा। ये हमारे लिए एक बड़ी संतुष्टि की बात, सौभाग्य की बात है कि हम वहाँ इनिशियल मोटिवेटर साबित हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सिविल सर्विसेज में बच्चे हैं। कृष्ण विश्नोई दोरीमना का बच्चा है, अभी यूपी कैडर में आईपीएस है और एकदम ही सामान्य परिवार का है। उनके पापा जी बहुत अच्छे संघर्ष से परिवार को आगे बढ़ाया। आज के दिन उसका भाई भी आरएएस है, सिस्टर डॉक्टर हैं, उनके बहनोई भी डॉक्टर हैं। मतलब एक सामान्य पृष्ठभूमि से उन्होंने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और पूरे परिवार को अच्छी स्थिति में उन्होंने ला खड़ा किया। कृष्ण ने तो आगे की एजुकेशन भी बहुत अच्छी की, स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में फ्लेचर स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी से पढ़ाई की, यूएसए में पढ़ाई की। बहुत अच्छा मतलब उसने एकेडमिक रिकॉर्ड हासिल किया। इसी तरीके से सिविल सर्विसेज में अपन बात करें तो मुझे करंटली नाम ध्यान आ रहा है, रत्नाराम देवासी, और ये शुरुआत के बच्चों में से एक है। बहुत ही सामान्य परिवार, एक्सट्रीम जो कहा जाता है। कुछ समय पहले उसकी शादी थी तो मैं शादी में भी जाके आया था। इतने सामान्य परिवार से निकला हुआ बच्चा यहाँ पे आया था और वो 2 बच्चे रूपा और रत्ना दोनों यहाँ आए थे। दोनों का ही आरएएस में सिलेक्शन हुआ है। और जब पहले एक बच्चा आया था और एक बच्चे का मन नहीं लगा तो वो घर चला गया और घर जाके दूसरे को और लेके आ गया। उनके गुरुजी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। संस्था संचालक हंसराज जी, पिचियाक में वो स्कूल चलाते हैं। उन्होंने उन बच्चों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन सपोर्ट किया। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे बच्चे भेजे जिनमें डॉक्टर आईआईटीएन बच्चे उनके आगे भी बने। तो रूपाराम रत्नाराम की जो जोड़ी थी, उन्होंने यहाँ बहुत अच्छी मेहनत की। रत्नाराम बहुत सामान्य परिवार से था तो उसने सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में नौकरी ज्वाइन की। 12th के मार्क्स के आधार पे उसने नौकरी ली। उसके बाद में उसने ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नौकरी की, क्योंकि नौकरी करना उसके लिए आवश्यकता, साथ साथ पढ़ाई करता गया। अभी उस बच्चा आरपीएस में सेलेक्ट होकर डीवाईएसपी बना है। तो ये वो जर्नी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जिन्होंने छप्पर से एक मतलब क्रीम पोस्ट तक का सफर तय किया है। इसी तरह मेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये संख्या तो हजारों में है। बिल्कुल हजारों में इसलिए कि हर साल जो पीसीपी का आईआईटी मेडिकल का रिजल्ट निकलता है उसमें कई सैकड़ों बच्चे डॉक्टर और आईआईटीएन बनते हैं। उसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे हैं जो अत्यधिक सिंपल परिवेश में पैदा होकर आज के दिन 50-50 लाख के पैकेज में मल्टीनेशनल कंपनीज में, शायद उनके परिवार ने पूरी उम्र 50 लाख का काम पूरी उम्र में नहीं जोड़ा होगा, संसाधन नहीं जोड़े होंगे, बच्चा 1 साल का पैकेज ले रहा है। ऐसे बच्चे हमारे हैं जो शुरुआत से शेखावटी बेल्ट में आईआईटीज में मेडिकल में टॉपर भी रहे। मैं जिक्र करना चाहूँगा अजय कुमार साहू, बहुत अच्छी स्कोरिंग रही हुई है, आईआईटी कानपुर से किया हुआ है। सुधीर है, रविंद्र सिंह लोहान है, अपना ये सुशील बच्चा है, सुशील विश्नोई, जो अपने पापा जी नहीं होने के बावजूद केवल मम्मी के सपोर्ट के आधार पे आईआईटी में बहुत अच्छी की, एम्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले बच्चे हैं। और इनके शुरुआती स्टूडेंट्स जो एकदम शुरुआत में थे, अभी पिछले दिनों कुछ बच्चे आए हुए थे, इनके शुरुआती बच्चे हैं वो आज के दिन डीएम कर रहे हैं या कर चुके हैं। आकाश रामचंदानी शुरुआती बच्चा है, जालोर का, सांचौर का है, वो बॉम्बे हॉस्पिटल से डीएम कार्डियोलॉजी कर रहा है। और इसी तरीके से हमारा पुरोहित साहब का बच्चा है, वो डीएम कर रहा है। तो मतलब शुरुआती जो बच्चे थे वो डीएम तक, सुपर स्पेशलिटी तक, एमबीबीएस पीजी करके सुपर स्पेशलिटी कर रहे हैं। जय पुरोहित है जिसका रिसेंटली डीएम में सिलेक्शन हुआ है कार्डियोलॉजी में, पीजीआई चंडीगढ़ में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो
ये बच्चों की गौरव गाथा है। इसके बाद में अपन बात करें तो एनडीए लाइन राजस्थान के लिए बहुत पीछे की मानी जाती है, बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि एनडीए में डिफेंस ऑफिसर्स के बच्चे ही ज़्यादा निकलते हैं। हमने और इसमें मैं थोड़ा आपको इंटरेस्ट भी करना चाहूँगा सर, क्योंकि हमारे जैसे आपकी तो जर्नी ही आर्मी बैकग्राउंड से है, इसमें हर एक की जो हमारे यहाँ से, क्योंकि इनिशियल टाइम में यदि अपन एम्प्लॉयमेंसी की बात करें तो हमारा मैक्सिमम मूव था वो एक तो आर्मी बेल्ट की ओर था, और एक उसके बाद में थोड़ा था तो वो टीचिंग बेल्ट के था। आपके फादर की टाइम की बात करते हैं थोड़ा सा, और आपके टाइम से थोड़ा सा पहले चलते हैं, तो मेन अपन आर्मी और उसकी तरफ ही होते थे। तो जैसे आपके पेरेंट्स है, वैसे हर फादर की ये एक एम्बिशन होता था जब वो अपने सीनियर्स को सैल्यूट करते थे। ऐसी बहुत सारी स्टोरी हमने जानी है, जब वो अपने पेरेंट्स को सैल्यूट, वो अपने जो सीनियर्स थे उनको जब सैल्यूट करते तो उनके दिल में कहीं न कहीं ये जरूर तमन्ना वो पालते थे अपने बच्चों के प्रति कि काश जैसे मैं इस जगह पे जो भी एकेडमिक रहा उसकी वजह से ये है, मेरे बच्चे इस पोस्ट के ऊपर कहीं न कहीं पहुंचे। और उनमें वो जो जज्बा होता है सैल्यूट के प्रति, वो कहीं न कहीं ऐसे अपने को मोटिवेट करता है। और वो जो थीम है उसके बारे में बिल्कुल हम एक्साइट होकर जानना चाहेंगे आपसे। हमने शुरुआत में प्रिंस डिफेंस एकेडमी शुरू की, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस की तैयारी करवाई जाती थी। उस डिफेंस एकेडमी से बच्चे बहुत अच्छी संख्या में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस में निकले। उसके बाद में हमने ऑफिसर साइड में अलग से कैंपस तैयार किया, प्रिंस एनडी एकेडमी। अभी कुछ ही समय एनडी एकेडमी को हुआ है, और अब इसी करंट सेशन में जो सेशन कंप्लीट हुआ है उस सेशन में हमारे 7 बच्चे एसएसबी रिकमेंड हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैनिक स्कूल जिनमें बच्चा 6ठी 9वीं से ही एनडीए ऑफिसर बनने के टारगेट से जाता है, उन सैनिक स्कूलों में, अच्छी सैनिक स्कूलों में एक साल में 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे एनडीए में सेलेक्ट होते हैं। ये संख्या रहती है उन बच्चों की जो 6 या 9th ऑनवर्ड्स डिफेंस ऑफिसर बनने के टारगेट में थे। हमारे सिर्फ इसी एक सेशन में नॉन सैनिक स्कूल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल संस्था के 7 बच्चे एसएसबी में रिकमेंड हुए हैं। और ये हमारी एक बड़ी टीम है ब्रिगेडियर बीबी जानू के नेतृत्व में, उसकी वजह से बड़ी टीम को ये सफलता मिली है। मैं बताना चाहूँगा, जो सैल्यूट वाली बात कही, पिछले ही दिनों हमारा बच्चा शुभम सिंह तंवर एनडीए में उसमें एसएसबी सेलेक्ट हुआ है, लेफ्टिनेंट में उसका ज्वाइनिंग बच्चे ने ट्रेनिंग के लिए कर लिया है। उस बच्चे के पापा जी पुलिस में कांस्टेबल है, और मैंने उनका इंटरव्यू भी हमारी फेसबुक पे जारी किया था, यूट्यूब पे। वो कहते थे कि मैंने ज़िंदगी भर अधिकारियों को सैल्यूट लगाई है। इसके दादाजी भी पुलिस में थे, वो भी सैल्यूट लगाते थे। हमारे दिल में चाह थी कि बच्चा कुछ ऐसा बने कि बच्चे को सैल्यूट लगे। तो वो बच्चा 12वीं के बाद में 1 साल यहाँ तैयारी करने आया था, और 1 साल में एनडीए लेफ्टिनेंट ऑफिसर वो बच्चा एसएसबी सेलेक्ट होकर बना है। तो डेफिनेटली जब ऐसी छोटी छोटी बातें दिमाग में होती हैं, वो ही बच्चों में जज्बा पैदा करती हैं। उस जज्बे के कारण ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि कल जो एनडीए की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उसमें भी प्रिंस एनडीए एकेडमी के 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। 2 तो 12वीं के साथ है, विद 12th, जिन्होंने 12वीं का एग्जाम इसी साल दिया था। वो बच्चे एनडीए ऑफिसर्स भविष्य में बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी सक्सेस है। इस एनडीए एकेडमी में भी छोटा सा एक किस्सा इंटरेस्टिंग सा है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, मोटिवेटिंग है। एनडीए एकेडमी हमने जब शुरू की तो कुछ समय बाद में हमने ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब हैं, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, कमान सौंपी। बहुत अच्छे, कूल, कंफर्टेबल और इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व के धनी हैं जानू साहब। तो हमारे पापा जी आर्मी से रिटायर हवलदार रहे, तो हवलदार के सामने ब्रिगेडियर ठीक वैसे ही होता है जैसे बाबू के सामने कलेक्टर एसपी होता हो, पोस्ट एज ए पोस्ट अपन माने तो। बिल्कुल। तो हमने ब्रिगेडियर साहब को भी बताया, पापा जी को बताया, से ब्रिगेडियर साहब ने यहाँ ज्वाइन किया है। तो एक दिन पापा जी घूमते फिरते पहुंचे, तो ब्रिगेडियर साहब के सामने जब गए तो ब्रिगेडियर साहब ने पापा जी को सैल्यूट किया। तो सैल्यूट करते ही ब्रिगेडियर साहब जो ही सैल्यूट करने वाले थे, उससे पहले पापा जी ने उनको सैल्यूट मारा। तो पापा जी ने कहा, साहब आप हमारे ऑफिसर रहे हो हमेशा के लिए, तो जिंदगी भर हमारे ऑफिसर तो आप ही रहने, सैल्यूट तो हमें करना है। तो ब्रिगेडियर साहब ने ये कहा कि मैं सैल्यूट इस चीज़ को नहीं कर रहा, मैं सैल्यूट मेरे उस सिपाही को कर रहा हूँ
जिसके बच्चों ने यहाँ तक का मुकाम हासिल किया और भविष्य में ऑफिसर्स वो बनाते जा रहे हैं और भविष्य में और ज़्यादा बनाने वाले हैं। तो उस व्यक्तित्व को और वो हमारी टीम मेंबर को मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। वो चीज़ सुनकर हमें भी बड़ा अच्छा और भावुक फीलिंग आई कि पापा जी जिस रेजिमेंट में थे उनके वो कमांडिंग ऑफिसर भी बाहर के रहे हुए थे। तो इसलिए बड़ा अच्छा सुकून सा फील होता है। और ये जो सैल्यूट का सिस्टम है, नो डाउट वो इतना मोटिवेटिंग है कि आदमी अगर दिमाग में ठानता है तो उसको आगे के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल सर, सेम वो कहानी हो गई कि दिखने पे तो ऐसा दिखता है कि दीपक जल रहा है, लेकिन उसमें वास्तविकता में अपन जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो घी और जो बाती है वो दीपक को जलाए रखने में या उस रोशनी को फैलाने में उन्हीं का वो रोल है। तो उस चीज़ की जो आपने ये बहुत ही इमोशनल भी कहें, मोटिवेटिंग भी कहें, काफ़ी अच्छी प्रेरणा, और जो आपके बच्चे सेलेक्ट, उसके हमारी ओर से भी आपको ढेर सारी, और आपकी पूरी टीम जानू साहब को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि यहाँ से इस लोकेलिटी से अपने बच्चे ऑफिसर रैंक में, मेडिकल नो डाउट, IIT और फील्ड की अपन बात करते हैं तो काफ़ी पहले से हम एडवांस थे, लेकिन इस फील्ड में जो आपकी सफलता रही है उसकी हमारी पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और अब जो अपन बात कर रहे हैं सर, हमारा एक फील्ड जो आपने बहुत ही अच्छी, और हम जो ये उम्मीद कर सकते हैं जहां पूरा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से चाहिए, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पहला जो इंटरव्यू था इससे पहले वो एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का ही था, हमारे यहाँ राजस्थान से, शेखावटी बेल्ट से ही हैं। तो ताकर साहब का जो था उन्होंने भी आपकी सेम बात को रिपीट किया कि यदि किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व निकालना हो या उसको एनालिसिस करना हो तो वो तभी ग्रूम हो सकता है जब तक उसको खेल के ग्राउंड में खड़ा किया जाए। उससे उसका ओवरऑल जो चीज़ निकल के आनी चाहिए, चाहे वो कोऑपरेशन की भावना हो, टीम स्पिरिट की भावना हो, आगे मूव करने की बात हो, तो वो सब निकल के आती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स एकेडमी है उससे हम स्टूडेंट्स को आगे तक मूव करने की जो कहानी है, ऐसी कुछ जो मोटिवेटिंग स्टोरीज है उनके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात कही सर, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का और स्पोर्ट्स के महत्व का। और निस्संदेह मैं आपको इसमें दो कैटेगरी बताना चाहूँगा। एक वो बच्चे जो स्पोर्ट्स को कैरियर बनाना चाहते हैं, और एक वो बच्चे जो स्पोर्ट्स को कैरियर नहीं बल्कि लाइफ का पार्ट रखना चाहते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। अगर स्पोर्ट्स को आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत लंबा डेडिकेशन और अच्छी और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए जैसा मैंने बताया कि प्रिंस एजुकेशन हब के हमारा जो बाईपास पर कैंपस है उसमें ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स का कोर्ट है। आप क्रिकेट एकेडमी से बात करके आप फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्केटिंग, आपका जिम, आपका बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रेसलिंग, कबड्डी, खो खो, ऐसा कोई गेम नहीं है जो हमने छोड़ रखा हो। और उन सब के कारण मैं बड़े ही गर्व के साथ सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो पिछला सेशन गया है उस अकेले सेशन में प्रिंस के 46 स्टूडेंट्स का विभिन्न खेल कूदों में नेशनल पे सिलेक्शन हुआ, और साथ ही 153 स्टूडेंट्स का स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ। तो ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है। स्कूल लेवल पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्विमिंग में और भी खूब सारे खेल हैं जिनमें यहाँ से तैयार हो के आगे के लेवल पे जा रहे हैं। इन स्पोर्ट्स वाले बच्चों का ही जिक्र करते करते मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत में हमारे पास 2 बच्चे स्पोर्ट्स में आए थे। उन बच्चों में से एक बच्चा कुछ दिनों पहले यहाँ आया, तो उसने आके मुझे कहा कि सर आप पहचान गए? तो मैंने कहा आप थोड़ा बताएंगे तो पहचान जाएंगे। तो उसने अपना नाम बताया। नाम बताते ही मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि वो स्पोर्ट्स के बच्चे आए थे। तो बोला सर मैं उसके बाद में पहली बार इधर आया हूँ, अभी मैं टीचर लगा हुआ हूँ, स्पोर्ट्स टीचर लगा हुआ हूँ गवर्नमेंट जॉब में, और मैंने आके देखा कि मेरा प्रिंस कितना बदल गया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस सिस्टम को देख के। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन स्पोर्ट्स आपको मतलब जॉब दिलाने की, जॉब सिक्योरिटी की भी बहुत अच्छी लाइन बनती जा रही है। और अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं तो आप देख लीजिए नेशनल इंटरनेशनल कैरियर कितना अच्छा है। मतलब IAS को कोई नहीं जानता, विराट कोहली को सब जानते हैं, हुसैन बोल्ट को सब जानते हैं। तो अगर आप एक ऐसी लाइन में पहुंचते हैं, नेशनल इंटरनेशनल फेम लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका स्पोर्ट्स जो है वो डॉक्टर, IITN और आपका IAS सबसे बहुत ऊपर का है। लेकिन वो अलग चीज़ है। हम चाहते हैं बच्चे स्पोर्ट्स को कैरियर के तौर पे भी बनाएं, साथ में हमारा उससे ज़्यादा जोर रहता है
कि हर बच्चा स्पोर्ट्स को लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनाए। इंटीग्रल पार्ट के तौर पे हम हर बच्चे को खेल की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं मेरा खुद का बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन में हमारे, वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, संस्थाएं बंद हैं, लेकिन काम हमारा लगभग 80% तक वैसा वैसी है जैसी पहले चलती थी। ऑनलाइन एजुकेशन मान लो, नए प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिजेट तैयारियां सबको मानकर। लेकिन मैंने इस लॉकडाउन में एक रूटीन को ज़्यादा अच्छा फॉलो किया पहले की तुलना में। पहले भी फॉलो करता था, लेकिन पहले इरेगुलरिटी रहती थी। कभी 1 महीने कंटिन्यूस खेल कूद दौड़ने की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में 3 महीने जीरो हो गए। तो लॉकडाउन में मैंने अच्छी प्रैक्टिस की और मैंने देखा कि स्मृति वन सीकर में बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। तो पहले मैं अपने यहाँ कैंपस में करता था, तो कैंपस में दिक्कत ये होती थी कि जब दौड़ लगाते थे तो 400 मीटर के ट्रैक में दौड़ लगाते तो गिनते थे राउंड 1 2 3, ऐसे गिनते गिनते बड़ा मतलब पैनिक सा लगता था। स्मृति वन हम 1-2 बार गए तो हमने देखा कि 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है, एक बार ट्रैक पे एंट्री कर दी तो 4.5 किलोमीटर तो हो गए। आपकी इच्छा है तो थोड़ा एडिशनल करके 5 किलोमीटर आप कर सकते हो। तो मैंने उस प्रैक्टिस को करना शुरू किया, जब टाइम मिलता मॉर्निंग, जब टाइम मिलता इवनिंग में मैं जब स्मृति वन जाके आता तो जाके आने के बाद एकदम फुल पसीने में होके थोड़ा ब्रेक देके नहा धो के फिर मैं वापस ऑफिस आता और 3-4 घंटे में और अच्छी तरह से काम करता और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, बहुत ही मेंटल फ्रेशनेस के साथ। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, स्पोर्ट्स कैरियर के तौर पे बनाने वालों की संख्या अलग होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन स्पोर्ट्स को लाइफ का इंटीग्रल पार्ट हर व्यक्ति को बनाना चाहिए, न केवल फिजिकल फिटनेस के लिए बल्कि मेंटल फिटनेस के लिए भी। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत शानदार। और सर, आज का जो ये अपना मेन सेशन रहा उसमें हमने वो सब चीज़ों के बारे में जाना सर से। लेकिन सर अब हम थोड़े से क्योंकि आज यदि एकेडमिक में कुछ बेटर की बात हो, स्पोर्ट्स में कुछ बेटर और फैसिलिटीज़ के साथ कुछ बेटर की बात हो, हम आपकी ओर जो एक आशा की किरण की दृष्टि से देख रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हम अब जो आपसे जानना चाह रहे हैं वो हम थोड़ा सा आपको प्रिंस स्कूल के पीयूष जी से बाहर निकाल के और सीकर का जो मेन कहीं जगह हो, कल्याण सर्किल की अपन बात कर लेते हैं, और वहाँ एक बहुत बड़ी सभा आपको या स्टेडियम हम दे रहे हैं जहाँ आप एक इंडिया के रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने निभाया, इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को भी आप अच्छे से इसको बखूबी आपने प्रैक्टिकल लेवल पे निभाया है। तो अब हम आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से, एकेडमिक से या स्कूलिंग से या जो है इससे थोड़ा बाहर रख के एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो विद्यार्थियों का रेशियो, इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक में हो, स्पोर्ट्स में भी, जैसे आपने कहा खेलने वाले जनरली खेलना एक अलग है, करियर के रूप में अलग है, लेकिन फिर भी सर कहीं न कहीं ये हम जब बैठ के बात करते हैं अपने आप से तो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक अपने पास ऐसे देखने को हमें महसूस होता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में कहीं से किसी शहर से बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं, चाहे वो +2 की बात हो, ग्रेजुएशन की बात हो, और जब फिर उसका जो सक्सेस रेशियो की थोड़ी सी अपन बात करते हैं तो कहीं न कहीं चाहे वो ग्रामीण अंचल परिवेश के हों, चाहे सिटी से हो, कहीं से भी वो विद्यार्थी हो, वो पेरेंट्स हो सकता है अपने काम में बहुत सुपीरियर या अच्छी पोस्ट पे अच्छा कुछ होंगे, लेकिन उन बच्चों का प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होने की वजह से आपके साथ भी ऐसा कभी आपने प्रैक्टिकल महसूस किया होगा कि आपने बहुत अच्छे से उस विद्यार्थी को तैयार करके यहाँ से भेजा, लेकिन उसका जब कुछ सालों बाद हम फाइनल डेस्टिनेशन या उसकी डेजिग्नेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है कि इतने बड़े रेशियो में हमने जो प्रोडक्ट तैयार किए वो हमें कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता उसका आउटपुट। तो उस करियर गाइडलाइन को या ये जो भटकाव होता है, इसके लिए हम यदि आपसे इसका कारण भी जानना चाहेंगे और आपसे इसका यदि निवारण की भी बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि सक्सेस है वो एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कंटिन्यूस जर्नी है। और जैसा कि आपने कहा कि कई बच्चे ऐसे मिलते होंगे जो आपके यहाँ से बहुत अच्छे सक्सेस होके निकले लेकिन आगे नहीं हो पाए। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो भी होते हैं, किसी भी संस्था से, किसी भी जगह से हो, वो बच्चे होते हैं जो सक्सेस के एक प्लेटफॉर्म पे संतुष्ट होकर रुक जाते हैं। अगर आपको सक्सेस को हाई लेवल तक कन्वर्ट करना है तो एक कंटिन्यूस जर्नी की तरह आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए तो मैं तो बच्चों को एक ही चीज़ कहता हूँ, टिल द डेस्टिनेशन अचीव्ड। जब तक आपने जो डिसाइड किया वो नहीं मिल जाता तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चाहे उसके लिए साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस, मेहनत करते रहो। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बहुत सारे लोग रुक जाते हैं रास्ते में।
आज के दिन जब जॉब की बात करते हैं तो आजकल तो तरह तरह के आंदोलन भी चल रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को अच्छे जॉब अवसर निकालने चाहिए, क्योंकि लोग उसी की तलाश में रहते हैं। साथ में जॉब के लिए जो लोग लाइन में हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा, पुराने कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले के अपन सीन में अगर एनालिसिस करें तो जो जॉब के लिए ट्राई करते थे उन बच्चों में बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद में साल भर मेहनत करके नहीं हुआ, प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाते थे, जॉब की कंपटीशन की तैयारी छोड़ देते थे। मीन्स 50% बच्चे ग्रेजुएशन के बाद एक साल में साइड में हो जाते थे। वो जो 50% बच्चे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में करते हैं, साथ में जॉब की तैयारी वगैरह करते हैं। उनमें से भी आधे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद साल भर में जॉब की लाइन से साइड में हो जाते हैं, 25% पीछे बचते हैं। अब उस 25% में लोग कुछ तैयारी करते हैं, कुछ का तुरंत सिलेक्शन होता है, कुछ फिर साइड में हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जो मैं सिलेक्ट हो रहे हैं और साइड में हो रहे हैं, उन लोगों की कंपैरिजन इसलिए करना चाह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा साइड में नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, तो इंडिया में जॉब के अवसर चाहे कितने भी कम हो, उस बच्चे का सिलेक्शन पक्का होगा। अगर गवर्नमेंट के इच्छुक है तो गवर्नमेंट में भी पक्का होगा। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा, जॉब के अवसर के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, करिए, आपका लोकतंत्र है, आपका अधिकार है, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में एक भी सीट निकलती है तो वो एक सीट मेरे लिए निकली है, ये मानकर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज वैकेंसी कहीं 500 निकलो चाहे 5000, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपका 500 में भी सिलेक्शन होगा, और अगर लापरवाही रहेगी तो 5000 में भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इसके लिए आप कंटिन्यूटी रखते जाएं। एक बार आपको सक्सेस कुछ हद तक मिलती है, आगे नहीं मिलती है तो फिर प्रयास करें, फिर करें, करते जाओ, लगते जाओ, आपको सक्सेस निश्चित रूप से मिलेगी। तो जैसा कि अपन बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूस मेहनत का, तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि हमारे पेरेंट्स का है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से एक बच्ची पास आउट हुई थी, मेघा चौधरी, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में वो है, और भविष्य की वो सिविल सर्विस ऑफिसर है, निश्चित रूप से वो बनेगी। तो उसके मम्मी जी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उसके मम्मी जी ने सबसे पहले आई थिंक 3rd ग्रेड का गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था, उसके बाद मेहनत कंटिन्यूस रखी, 2nd ग्रेड में आए, फिर मेहनत कंटिन्यूस रखी, 1st ग्रेड में आए, साथ साथ में मेहनत कंटिन्यूस रखी और अलाइड RAS बने, और आप ये देखिए कि फिर भी मेहनत कंटिन्यूस रखी और फाइनली वो RAS प्रॉपर SDM पिछले बैच में बने। और आप ये देखिए कि जब उनकी बेटी यहाँ से 12th कर रही है और वो उधर से RAS में सेलेक्ट हो रहे हैं, मीन्स बेटी 12th में पढ़ रही है और साथ में मदर पढ़ती जा रही है। तो ये अपने आप में एक जोश, जुनून, जज्बे से संभव हो पाता है। और मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो प्रतियोगी दौर है उसमें ऐसा जज्बा होगा तो ही आप ऑफिसर, जॉब्स के अच्छी पोजीशन में जा पाएंगे। अगर कंटिन्यूटी का जज्बा नहीं है तो मैं मानता हूं कि लगभग 90% लोग हैं वो तो स्वेच्छा से नॉन कंटिन्यूटी के कारण अपने आप बाहर होते जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिला, जबकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कंटिन्यूटी ऑफ द स्ट्रगल रहा हुआ होता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है सर। उसमें जो कंटिन्यूटी का जो रोल है, इसकी प्रत्यक्ष अपने कहानी देखी, जो बच्ची पढ़ रही है और 3rd ग्रेड से स्टार्ट होके RAS तक की जो जर्नी रही, इसमें सर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक बन जाता है, आपने जैसे इतनी अच्छी सुविधाएं सब कुछ दे रखी है, हमने जैसा आपके कहा कि हर एक की नज़र हर वे में जो पहले फर्स्ट की अपन मूव करते हैं तो काफ़ी उम्मीदें आपसे रहती है, इस शहर को भी, या शहर नहीं मैं तो अब राजस्थान लेवल की भी अपन बात कर रहे हैं, लेकिन अभी की जो बात है वो इस शहर की इसलिए कर रहे हैं कि इतने इंस्टीट्यूशंस में जो स्टूडेंट्स का प्रॉपर वे में सबका अपना अपना हो ही रहा है, लेकिन एक कॉमन विद्यार्थी यदि सीकर की ओर मूव कर रहा है और वो यदि कहीं ना कहीं करियर गाइडलाइन को लेके अपनी कुछ जिज्ञासाएं हो, मन की शंकाएं हो, उनको यदि सोल्व करने की कहीं ना कहीं सोचे, तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि जो सीकर में कॉमन प्लेटफॉर्म जो होना चाहिए, शायद मेरे हिसाब से अभी ऐसी कोई सुविधा है नहीं कि जहां बच्चा एक कॉमन प्लेटफॉर्म में जाके, जैसे एक पहले के समय में अपने पास एक पब्लिक लाइब्रेरीज हुआ करती थी जहां से बुक्स वगैरह अपने को अवेलेबल हुआ करती थी, तो ये कमी कहीं ना कहीं हमें जो लगती है, आप इसको किस वे में देखते हैं? देखो, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। गांव में भी टैलेंट है, शहरों में भी टैलेंट है। शहरों में जो टैलेंट है उसके पास अवेयरनेस के मोड ज़्यादा उपलब्ध हैं, गांव में बहुत कम है।
और जैसा कि आपने कहा कि कैरियर गाइडेंस का, तो निश्चित रूप से अगर कोई बच्चा बचपन में ही कैरियर्स के बारे में तरह तरह के ऑप्शंस की सुनेगा तो वो बच्चा अपनी राय समय रहते हुए बना सकता है। और आज के टाइम पे ऐसी जागरूकता कई लोगों में बहुत अच्छी भी है, फिर भी जैसा मैंने कहा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन तक ये जागरूकता नहीं हो पाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये व्यक्तिगत तौर पे सबसे पहले ये काम स्कूलों को करना चाहिए। हम कुछ हद तक ये काम कर रहे हैं और सारे कैरियर ऑप्शंस, बच्चों को कैरियर ऑप्शंस दे रहे हैं और लगभग सभी की कैरियर सेटल्ड होने तक हमारे पास सुविधा भी है। और मैं साथ में कहना चाहूँगा कि अगर एक सेंट्रलाइज लेवल पे ऐसा सिस्टम डेवलप हो जहाँ बच्चे को, जैसा आपने लाइब्रेरी शब्द का जिक्र किया, कैरियर लाइब्रेरी उपलब्ध हो, तो निश्चित रूप से बच्चों को आगे बढ़ने का निर्णय समय रहते हुए करने में सहायता मिलेगी। तो ऐसी सुविधा सीकर में अगर कोई डेवलप होती है तो निस्संदेह हम उसकी प्रशंसा करना चाहेंगे, ऐसी सुविधा का स्वागत करना चाहेंगे। बिल्कुल, ताकि उससे सर हमारा जो मेन विजन है इस क्वेश्चन के पीछे कि उसमें चाहे जहाँ कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी डायरेक्शन में मूव किया हो, तो अभी जैसे आपने बताया कि जो आज आपके सिविल सेवा में आईएएस का एक एग्जांपल दिया, जिसने कहा कि मैंने सबसे पहले इस चीज़ में के बारे में जाके ही प्रिंस में ये सुना कि ये भी कुछ होता है, और इधर से फिर वो वहाँ जाके अपने थोड़े से गाइडलाइन की वजह से, पुशअप की वजह से आज इतने अच्छे मुकाम के ऊपर हैं। तो जिस वे में भी जो आपने कहा कि जैसे किसी भी जगह पे लोकल लेवल पे अपन बात करते हैं, जैसे लॉकडाउन में अभी कबड्डी प्रतियोगिताएं हो रही है, कुछ ऐसा हो रही है, जैसे हरियाणा की बात करते हैं, मेडल्स में यदि अपन बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वो एडवांस है अपने क्षेत्र से। उसका रीज़न ये रहता है कि लोकेलिटी में जो सुविधाएं या जो कॉमन वे में जो देख रहे हैं उसके प्रति हमारी जिज्ञासा स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म यदि ऐसा हो जिसकी वजह से हर विद्यार्थी अपनी जिज्ञासाओं को, बाकी सब ऑप्शंस को देखेगा, उनके बारे में सुनेगा, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसकी भी इन फ्यूचर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई कॉमन प्लेटफॉर्म भी सीकर की ओर ऐसा डेवलप हो, तो उसमें भी हम आपसे उम्मीद रखेंगे। बहुत अच्छी चीज़ आपने कही है सर, लेकिन हमारे प्रिंस के तो रिसेंट टारगेट में अभी तक ये चीज़ नहीं है। वैसे इनडायरेक्टली हम कहें तो आज के दिन प्रिंस में राजस्थान बोर्ड सीबीएसई का स्कूलिंग, साथ में आईसीएसई का स्कूलिंग भी है। बच्चा प्री फाउंडेशन एनटीएससी ओलंपियाड के लिए तैयारी करता है, उसका प्लेटफॉर्म भी है। साथ में 11th-12th IIT JEE, आफ्टर 12th IIT JEE मेडिकल का प्लेटफॉर्म भी है। एयरफोर्स नेवी वाले बच्चों के लिए 12th के बाद का प्लेटफॉर्म भी है। जो बच्चे एनडीए ऑफिसर्स की 11th-12th और बाद में करना चाहें उसका प्लेटफॉर्म भी है। जो बच्चे डिग्री बीएससी बीए बीकॉम के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहें उसका प्लेटफॉर्म भी है। लगभग प्लेटफॉर्म हमने दे रखे हैं, लेकिन एक इससे भी बेहतरीन सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म अगर सीकर में होता है तो वो निश्चित रूप से मल्टी ऑप्शनल, आज के दिन करियर ओरिएंटेड ऑप्शन सीकर में है, लेकिन उन्होंने लगभग ने हर ने एक स्पेशलिटी डेवलप कर रखी है। तो अगर कॉमन ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कहीं पे, तो बच्चे को उस प्लेटफॉर्म में जुड़ के वो इस आधार पे जुड़ सकता है कि अपन वहाँ जुड़ते हैं, वहाँ से करियर की राह डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि वहाँ हर चीज़ उपलब्ध है। ऐसा हमने जैसे स्कूलिंग में और इनिशियल एजुकेशन में कर रखा है। अभिभावक सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि बच्चे को प्रिंस में ले जाओ, वहाँ हर चीज़ उपलब्ध है। कोई कहेगा जी मेरे को ये तैयारी करनी है, आप तो कुछ भी करनी हो, आप तो प्रिंस में चले जाओ, हर चीज़ की स्पेशलिटी वहाँ अच्छी तरह डेवलप्ड मिलेगी। और उस डेवलप्ड का कारण है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल के रिजल्ट में सीबीएसई में ऑल इंडिया 4th रैंक, 5th रैंक, ऑल इंडिया टॉप 10 स्टूडेंट्स में, टॉप 10 रैंक्स में 14 स्टूडेंट्स प्रिंस एकेडमी के। राजस्थान बोर्ड में 2nd साइंस में रैंक, अपने आप में टॉप 5 स्टूडेंट्स में, टॉप 10 स्टूडेंट्स में 5 बच्चे। IIT JEE का मेन का भी रिजल्ट आया 99.97 परसेंटाइल के साथ, कोचिंग सिटी की बहुत अच्छी रैंक। नीट का एग्जाम अभी लगा है, लगभग 200 बच्चों को संभावित गवर्नमेंट MBBS। इसी तरीके से NTSC ओलंपियाड की बात करें तो बड़ी संख्या में सिलेक्शन। और अब अपन आगे जाकर जो हर तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें, NDA का करें, तो उसमें इस साल 33 नवंबर की एग्जाम में UPSC में सिलेक्शन, 7 SSB में सिलेक्शन, एयरफोर्स नेवी आर्मी पुलिस में मल्टीपल 100s में सिलेक्शन। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं, लेकिन ये हमारा एक लेवल तक काम अच्छी तरह से, अच्छी क्वालिटी के साथ चल रहा है। अगर हायर एजुकेशन में ऐसा प्लेटफॉर्म सीकर में आता है भविष्य में, तो ऐसे प्लेटफॉर्म की सीकर को आवश्यकता है जिसमें सब चीज़ें कॉमन स्पेस पे एक ही छत के नीचे मिलती हों। बिल्कुल।
सर ये सब चीज़ें जानने के बाद, और जैसा कि आपने फ्यूचर हर बच्चे का या एक पेरेंट्स जो एक्सपेक्टेशंस लेके प्रिंस एजू हब में इंटर करता है, तो मल्टी डायरेक्शन यहाँ का सब आपने बताया और शुभ भावना और शुभकामना भी रखी। यदि सीकर के प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ होता है तो आपका कोऑपरेशन ये रहेगा। अब ये जो हमारा कुछ एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही रहेगा, पीयूष जी सुंडा अपने आप को सीकर में नहीं, जो राजस्थान इंडिया इन लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ पीयूष जी सुंडा इन फ्यूचर, उनकी जो जर्नी रही और इनका जो फ्यूचर, जो आफ्टर ऑल बाद में भी बात करें, सीकर उनको किस रूप में जाने। और यही क्वेश्चन जो सेकंड है हमारा, वो प्रिंस इंस्टीट्यूट का रहेगा। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बहुत कम है, क्योंकि संस्था हमारी है तो संस्था की हर उपलब्धि के साथ हमारी उपलब्धि जुड़ी हुई होती है। तो मेरा तो आज के दिन भी और भविष्य के में भी प्रयास रहेगा कि लोग प्रिंस को सबसे पहले जाने, जोगेंद्र जी सुंडा और पीयूष जी सुंडा को उसके बाद में जाने। और हम हमारी टीम को भी ये कहते हैं कि प्रिंस नाम ही दुनिया में जाना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत वजूद वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं, संस्था के साथ साथ पीछे पीछे अपने आप चलता जाएगा। तो हम हमारी टीम के साथ इसी मुहिम के साथ प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि प्रिंस ही इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए कि हमारा नाम अपने आप ही ऊंचाइयों तक रहे। तो मैं कॉन्क्लूजन के तौर पे बताना चाहूँगा कि व्यक्तिगत नाम की महत्वाकांक्षा बहुत कम है। आप मेरा हिंट समझ सकते हैं, हम संस्था के लिए ही, बच्चों के लिए ही बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। उसके बाद में रही बात आने वाले समय की, तो अब तक की जर्नी में जीरो से शुरू करके जो मुकाम मिला है वो संतुष्टिप्रद है, बहुत अच्छी संतुष्टि है। और आगे के लिए बहुत सारी संभावनाओं के प्लेटफॉर्म हमारे सामने पड़े हैं, खुले हैं, जिनमें हम आगे मूव करेंगे। तो वो सब चीज़ें विज़न मिशन में पहले से ले रखी हैं। और मैंने कि जैसा मेरे बातचीत की शुरुआत में कहा था, हमने दिन रात मेहनत की है, कोई भी चीज़ सिर्फ और सिर्फ बाय चांस नहीं मिली हुई है। हमारे पास बहुत अच्छी डेडिकेटेड मजबूत टीम है, मीन्स हम अकेले, आप अकेले ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास पूरा सिस्टम और टीम है जो इतना प्रयास कर रही है। और तीसरी चीज़ जो मैंने कही, जितना हमारे पास सब चीज़ें हैं उससे ज़्यादा ऊपर वाले का आशीर्वाद है, वो बना आ रहा है। और मैं मानता हूँ कि बालाजी महाराज की कृपा से, श्याम बाबा की कृपा से आगे भी बना रहेगा। इसलिए आज तक हमने जो कुछ भी शुरू किया है बहुत अच्छा सक्सेसफुल ही चला है। और आगे इस एजुकेशन के सेक्टर में जो संभावनाएं बची हुई हैं और जो पब्लिक डिमांडिंग है, उनमें निश्चित रूप से हम विकल्प लोगों को देंगे। और जो भी विकल्प देंगे वो मजबूत विकल्प देंगे, टेम्परेरी विकल्प नहीं देंगे। तो भविष्य में भी लोग हमें प्रिंस के साथ ही जाने, व्यक्तिगत रूप में नहीं जाने। बिल्कुल, बहुत अच्छी शुभ भावना और शुभकामना आपने जो बालाजी महाराज और श्याम बाबा से की है। हमारी भी सबकी दुआएं और जितने भी दर्शक हैं और जो भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल लोग ज़्यादा ऐड हैं, इसलिए हम इनके सिलेक्शन में भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, जो ताकि इन चीज़ों का उनको बेनिफिट मिल सके। यहाँ यदि 1 है तो वो 10 का वर्क करें। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम सब लोगों की ओर से, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सब की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट थी उसको आपने ईजी वे में एक्सेप्ट किया और इसकी प्लेटफॉर्म की जो महत्ता थी उसको आपने समझ गए कि ये सेम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपने इसको समझा और इतना जो समय हमें आपने दिया। तो ऐसी शुभ भावनाओं के साथ और आपकी पूरी टीम को और आपको और जोगेंद्र जी सर को हम सब की ओर से ढेर सारी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपके प्लेटफॉर्म यूथ आइकन मोटिवेशन और उनके सभी मेंबर्स को मेरी तरफ से एक सुखद जीवन की और बड़ी सफल जीवन की शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं अपन सभी का साथ यूं ही अच्छा बना रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।